अच्छा जी, आज हमारी जो है वो रिपोर्ट्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, रिपोर्ट्स क्या चीज़ है? रिपोर्ट्स जो है वो डेटाबेस का आउटपुट है। ठीक है, डेटाबेस का आउटपुट क्या है? मतलब एक्सेल में कोई चीज़ रिपोर्ट्स बनाते हैं आप आउटपुट के लिए, किसी को प्रेजेंट करने के लिए कि भाई ये रिपोर्ट है। लेबोरेटरी में जाते हैं, कभी टेस्ट करवाया, खुदा ना खास्ता कभी ज़रूरत पड़ गई, किसी की आपने टेस्ट रिपोर्ट देखी है, तो क्या होता है, वो एक रिपोर्ट होती है, वो आपको रिपोर्ट दे देते हैं, वो एक रिपोर्ट है। ठीक है, आपने एग्जाम दिया, इसके बाद आपका रिजल्ट आया, वो क्या है? वो एक रिपोर्ट है। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड, आपका एनरोलमेंट कार्ड, आपके फीस के वाउचर, आम जिंदगी में इनको रिपोर्ट्स नहीं बोलते हैं। ज़्यादा लैब की रिपोर्ट आ गई, आपका रिपोर्ट कार्ड आ गया, रिजल्ट में आपने क्या तीर मारा। इसके अलावा जो है वो, लेकिन डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में या सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी में रिपोर्ट्स हर उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जिसको प्रिंट किया जा सकता हो, रिपोर्ट्स उसको कहते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, हर मॉड्यूल की अपनी रिपोर्ट्स होती हैं। मतलब ये है कि अगर आप पिज़्ज़ा ले रहे हो, पिज़्ज़ा वाले के पास खड़े हुए हो, चाहे किसी का भी, उसने सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, तो आपको एक टोकन निकाल के देता है, ये टोकन है आपको, वो क्या है? वो भी एक रिपोर्ट है, क्योंकि आउटपुट जनरेट कर रहा है ना। उसने कहा भाई आपका ऑर्डर लिखा, क्या क्या मेनू में एंटर किया, इसके बाद आपने पर्ची निकाल के दे दी। आप फिर उससे डिलीवरी काउंटर पे चले गए, डिलीवरी काउंटर आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम वाले के पास चले गए, बारबेक्यू वाले के पास चले गए, कॉन्टिनेंटल खाने वाले हैं उसके पास चले गए, अपनी अपनी चीज़ें लेके, भाई चाइनीज़ वाले के पास उसका। तो समझिए वो जो पर्ची है जिसपे आपको जो है वो आपको सर्विंग की जा रही है, और उस पर्ची के लिए आपने पैसे दिए, तो वो क्या है? वो भी एक रिपोर्ट है। ठीक है भाई, आपका एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकलता है, वो क्या है? वो भी एक रिपोर्ट है। ठीक है, आपका जब NIC बनता है तो NIC एक ऐसा थोड़ी वो कि भाई आदिल साहब है उनका एक ही प्रिंट आउट निकलेगा। जब इस्लामाबाद में NIC बन रही होती है तो क्या होता है, 12-12, 15-15 NIC एक साथ प्रिंट हो रही होती है। हो सकता है बड़ी शीट हो, 40-45 NIC भी एक साथ निकल रही हो। अगर एक बंदे की NIC निकालते रहे वो, तो क्या हो जाएगा? स्टक हो जाएगा सारा काम। समझ रहे बात को? तो एक ही पर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितनी भी आ सकती है वो लेके हम जो है उसको रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है भाई, रिपोर्ट का जो मेथड है, जो पुराना मेथड था रिपोर्ट निकालने का, 6i या 6i से पहले 8i तक जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट इसका अपना बिल्टन रिपोर्ट बिल्डर का रिपोर्ट व्यूअर होता था, जिसमें रिपोर्ट डिस्प्ले होता था, और उसमें एक ऑप्शन होता था कंट्रोल P का, तो वो जो डिस्प्ले है वो प्रिंट दे दिया जाता था। वो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन में होता था। विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन जो वो होती है जिसको अपने सॉफ्टवेयर में अपने सिस्टम में जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, नेक्स्ट करके साल का दोबारा जितने भी सॉफ्टवेयर, आप पहले पीचट्री एक सॉफ्टवेयर है, इसको स्टडी करना लाजमी। पीचट्री एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर वाले कोई भी है उनके पास चले जाए, उनको बोले पीचट्री का कोई भी वर्जन दे दो, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कोई भी, वो आपको सॉफ्टवेयर दे देगा। नहीं हुआ तो आप लोग कोई ना कोई जाए सदर की रेम्बो सेंटर में, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाए, फर्स्ट फ्लोर पे सब कुछ जो है वो आपको सॉफ्टवेयर के हवाले से बेतार से चीज़ें मिलेगी। या अपने करीबी जो है जहाँ पर सीडीज मिलती हैं अपने एरिया में, तो वहाँ पर भी आपको पीचट्री का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ये सेज एक कंपनी है, सेज SAGE सेज, उनका है पीचट्री। इसके साथ कोई पीचट्री एक अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है, मतलब एक छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में नहीं, छोटा एक इदारा हो जो कि काम कर रहा हो, वो पीचट्री सॉफ्टवेयर अपने वहाँ इंस्टॉल कर देता है, और उसमें एक बना बनाया सॉफ्टवेयर, सेज वालों ने एक बना बनाया सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया हुआ, और वो डॉटनेट पे एक्जी फाइल बन जाती है, नेक्स्ट वो आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी हो जाता है, और आप उसको देख लेते हो, आप उस पर काम भी कर लेते हो, लेकिन वो किसी से इंटीग्रेट नहीं हो सकता। मतलब डेटाबेस आपने ले ली, तो डेटाबेस को अगर बाद में आपने कहा नहीं, डेटाबेस की जगह मैं सैप लगाऊंगा, कंपनी होती है ना, ये सैप में हम जा रहे हैं, हमारी कंपनी और मजीद अच्छा टर्नओवर ले रही है, अच्छी सेल हो रही है, अब हम सैप पे जा रहे हैं, तो सैप पे जा रहे हैं तो वो पीचट्री से सैप का कोई इंटरलिंक ही नहीं बनेगा। 30 रुपए की सीटी है, एक्सिस पे डेटाबेस बनती है पीछे,
ठीक है। फ्रंट एंड डिजाइनिंग जो है वो उस पे होती है, किस पे, .NET पे होती है, .NET फ्रेमवर्क पे, और वो सॉफ्टवेयर आपको दे दिया जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर का मसला ये बाज़ वक़्त करप्ट हो जाती है, उसकी डेटाबेस आपके पास ही बनी हुई है। हो सकता है आप मैप ड्राइव करके किसी सर्वर से भी आप उसको चला सकते हो, लेकिन इतना अच्छा उसका स्ट्रॉन्ग जो है वो सिक्योरिटी नहीं है। उसकी DBA फाइल होती है, जब इंस्टॉल करते हो जैसे C में, D में, कहीं पे DBA फाइल है, DBA फाइल को उठाओ, ठीक है, उस पर पासवर्ड लगा होता है। गूगल पे लिखो हाउ टू ब्रेक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पासवर्ड, क्लिक किया, उसने तरीका बता दिया, और DBA की फाइल उठाओ, वो पासवर्ड क्रैक करके दे देगा। जितना आपने काम किया हुआ था वो कोई भी आप देख सकता है। DBA की फाइल सिक्योरिटी नहीं है ना, तो सिक्योरिटी, हम तो सिक्योरिटी की बात करना, तो डेटाबेस किस लिए पावरफुल है? ऑरेकल डेटाबेस अपनी सिक्योरिटी की वजह से, अपनी सिक्योरिटी की वजह से ये सिक्योरिटी नहीं दे सकती। ठीक है भाई, तो आज हम रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, रिपोर्ट बनाने का तरीका। रिपोर्ट बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, रिपोर्ट टूल बहुत सारे अवेलेबल हैं, रिपोर्टिंग टूल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। रिपोर्टिंग टूल जो पहले बहुत कॉमन यूज होता था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ, या .NET का, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है क्रिस्टल रिपोर्ट, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। क्रिस्टल रिपोर्ट सर्च कीजिएगा गूगल पे जाके, क्रिस्टल रिपोर्ट रिपोर्टिंग टूल है, जिसमें SQL की क्वेरी आप लिख दो तो वो क्रिस्टल रिपोर्ट आपको रिपोर्ट बना के दे देता है। वो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के साथ अटैच होता है। ठीक है भाई, हम पढ़ रहे हैं इसमें ओरेकल डेटाबेस, तो ओरेकल डेटाबेस की बात हो रही है तो हम ओरेकल की प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। किसकी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं? ओरेकल की ही प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो इसमें डेटाबेस में जो फर्स्ट क्लास थी तभी मैंने आपको बताया था, दो चीजें होती हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड में डेटा डाला जाता है और बैक एंड से डेटा निकाला जाता है। ठीक है, बैक एंड से डेटा निकालने के लिए हम बनाएंगे रिपोर्ट्स। रिपोर्ट आपके पास बन गई, वो रिपोर्ट किसी भी फॉर्म के साथ अटैच कर लो, अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच कर लो। अभी तो हम जितनी भी रिपोर्टें बनाएंगे, रिपोर्ट बना के हम देखेंगे और उसको सेव कर लेंगे, उसको किसी के साथ अटैच नहीं करेंगे। जब हम फॉर्म पढ़ लेंगे एंड में, जब हम फॉर्म पढ़ लेंगे तो फिर उस रिपोर्टों को अटैच भी करेंगे, ताकि अटैच करके देखेंगे कि भाई हमारी ये रिपोर्ट इस तरह चलेगी। वैसे तो चला तो हम अभी भी लेंगे, चलाने का तरीका तो वैसे भी है, लेकिन चलते हुए सॉफ्टवेयर में किस तरह एम्बेड करेंगे इसको, वो हम बाद में देखेंगे फॉर्म के साथ। लेकिन अभी हम रिपोर्टें बनाना सीखेंगे, रिपोर्टें किस तरह बनती हैं। तो मेरे भाई, रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग टूल होना चाहिए। अगर आपको बोलते हैं यार घर बनाना, तो घर बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी ना यार, बजरी, सीमेंट, और सबसे पहले वो बजरी सीमेंट तो आ जाए, उससे पहले जो मिस्त्री आप बुलाओगे उसके पास हथौड़ी छेनी कुछ होगी नहीं तो वो काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हथौड़ी छेनी आपको चाहिए ना भाई, तो वो हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन का जो मेथड है, पहले हमने डेटा में इंस्टॉल की थी, आधे लोगों ने इंस्टॉल की, आधों ने नहीं की, या मेरे ख्याल 75% लोगों ने की, 25% लोग अभी तक इंस्टॉल नहीं कर पाए। आपके पास मसला हल हो गया? नहीं हुआ मसला हल, होगा भी नहीं कभी, मुझे लग रहा है। ठीक है, अब हम डेटाबेस की बात कर रहे थे, अब हम डेवलपमेंट करेंगे। डेटाबेस तो बना ली, डेटाबेस हमारे पास चल रही है, डेटाबेस में हमने एक टेबल बना दिया। क्या बना दिया? स्टूडेंट्स इन्फो का एक टेबल भी बना दिया। ठीक है, और एक और क्लास में हमने मेरे स्टूडेंट क्लास के नाम से, स्टूडेंट फीस के नाम से एक टेबल बना दिया। स्कॉट का भी टेबल मौजूद है। तो टेबल्स हमारे पास मौजूद है, टेबल के अंदर डेटा भी मौजूद है। हम क्या करेंगे, उन डेटा को लेके एक रिपोर्ट जनरेट कर देंगे। रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? जो यूजर को चाहिए। अब हम अपने पास से खुद क्यूरी करेंगे, कुछ चीज़ें लेंगे कि अगर मेरी रिपोर्ट ऐसे होनी चाहिए, उस रिपोर्ट में इस तरह कलर होना चाहिए, नीचे सम होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, टॉप पे हेडिंग आनी चाहिए, सब माइंड सेट बनाएंगे। तो भाई, रिपोर्ट बिल्डर, रिपोर्ट डेवलपर टूल जो हम इंस्टॉल करेंगे, ओरेकल का इंस्टॉल करेंगे, ओरेकल का वर्जन ओरेकल 10G डेवलपर सूट इसमें इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसका जो वो है अपना क्या चीज़, इसका जो सॉफ्टवेयर है ओरेकल सॉफ्ट डेवलपर सूट 10G, डेवलपर सूट 10G। ठीक है, अब हम डेवलपर सूट 10G मेरा ख्याल इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। मेरे पास 10 इसमें इंस्टॉल भी हो जाएगा, क्योंकि आप सबके पास मेरा ख्याल है वो विंडोज 7 होगी। विंडोज 7 में किस तरह होगी, तो एक फिजिकल मशीन में मेरे पास है भी नहीं, हम इंस्टॉल भी कर देते हैं। अच्छा जी, और ओरेकल सॉफ्ट, सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर लेके जाएंगे घर पे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करना सबको आना चाहिए। ठीक है, एक्सट्रैक्ट टू डेवलपर सूट 10G, डेवलपर सूट 10G के नाम से एक न्यू फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब जो चीज़ें थी अब वो फैलना स्टार्ट हो जाएगी। पहले हम कंप्रेस करते हैं,
ताकि 200 MB की फाइल 150 MB पे आ जाए। फिर हम उसको 150 को 200 फिर बना देते हैं, क्योंकि इस फाइल, ये जो फाइल कंप्रेस हुई फाइल है, इसको आप चलाओगे तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने नहीं देगा। ठीक है, देगा तो करप्ट हो जाएगी। तो एक्सट्रैक्ट टू, यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इस पर मुख्तलिफ ऑप्शन है, ओपन विद WinRAR, एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो फिर इसके अंदर जो भी कुछ डेटा होगा फाइल्स के अंदर वो सारी की सारी फाइल एक साथ यहाँ पर फेंक देगा। तो हमने ये नहीं करना, हमने एक ही फोल्डर बना के उसके अंदर डालना। तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है, ये जो 4 ऑप्शन में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्ट टू, उसी फोल्डर का नाम दे देते हैं जिस फोल्डर के नाम से वो सेव है, डेवलपर सूट 10G इंस्टॉल करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट पे ये जो है एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक्सट्रैक्ट करते हुए कोई कंपैटिबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हम रन तो नहीं कर रहे ना। तो नजर आ रही है सबको भाई? अच्छा जी, ये एक्सट्रैक्ट हो गई है फाइल, ये फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट हो गई। इसको जाएंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे, डिस्क 1 पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? डिस्क 1 पे। देख लें दोबारा, ये सॉफ्टवेयर आप घर पे लेके जाएंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फोल्डर ये बन जाएगा डेवलपर सूट 10G का। इस पे जाएंगे, डिस्क 1 पे जाएंगे और सेटअप पे आ जाएंगे। जिस तरह डेटाबेस का सेटअप था, इसी तरह डेवलपर सूट का सेटअप है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे आएंगे, कंपैटिबिलिटी पे आएंगे, रन दिस प्रोग्राम, और ये इस पे कर लेंगे विंडोज XP सर्विस पैक 3 कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और इसको आप डबल क्लिक कर देंगे, या इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ओके कर दिया। हो सकता है बाज़ औक़ात आपको एरर दे दे, आपको कहे भाई ये स्वेप स्पेस देख लो, स्वेप स्पेस कम हो, तो वो स्वेप स्पेस आपकी बढ़ाई जाती है, सिस्टम की स्वेप स्पेसिंग बढ़ाई जाती है। अच्छा जी, ये है आपका, ये मिनिमाइज कर दी मैंने। ये सबसे पहले वेलकम स्क्रीन आ गया। द ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर गाइड यू थ्रू द इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर ओरेकल प्रोडक्ट। क्लिक इंस्टॉल प्रोडक्ट टू सी ऑल इंस्टॉल्ड प्रोडक्ट। अगर कहाँ इंस्टॉल प्रोडक्ट पे जाते हैं तो इसमें अगर ओरेकल की जो भी प्रोडक्ट इंस्टॉल होगी तो ये यूनिवर्सल इंस्टॉलर है। ओरेकल के पास जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो सब में एक यूनिवर्सल इंस्टॉलर होता है। तो वो यूनिवर्सल इंस्टॉलर क्या करता है, उस सॉफ्टवेयर को रन करता है। तो वो भाई अगर इंस्टॉल प्रोडक्ट पे आ जाओगे तो क्लिक करके बताएगा कि भाई हाँ ओरेकल की 2 प्रोडक्ट मेरे पास इंस्टॉल है पहले से ही। ठीक है, लेकिन ये इंस्टॉल है तो मैंने क्लोज किया, मैंने किया नेक्स्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट किया। अब ये कह रहा है कि भाई आपका जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है वो तो ये पाथ है, ई ड्राइव में ये रखा हुआ आपने। ठीक है, मैंने कहा ओके, इसको तो छेड़ेंगे। अब ये नीचे कह रहा है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है, एंटर और सेलेक्ट अ नेम, तो इसको भी रहने दें। अब वो पूछ रहा है भाई आपको कहाँ इंस्टॉल करनी है, ए में, सी में, डी में, ई में, तो इसको इंस्टॉल कीजिएगा सी ड्राइव में। कहाँ इंस्टॉल करेंगे हम? सी ड्राइव में। तो ई ड्राइव है ना, सबसे नीचे डेस्टिनेशन में देखेंगे, डेस्टिनेशन में पाथ में इसको ई ड्राइव की जगह सी ड्राइव कर देंगे। तो क्या कर देंगे? सी ड्राइव कर देंगे, सी ड्राइव। ठीक है, डेटाबेस जब भी इंस्टॉल करो तो डी ड्राइव में करो, डेवलपर सूट जब इंस्टॉल करो तो उसको सी ड्राइव में करो। ठीक है, बाकी सब रहने दो और कुछ नहीं छेड़ना। नेक्स्ट किया मैंने,
ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई J2EE, ये J डेवलपर है, ये एक बिल्कुल एक अलग ही कहानी है। कह रहा है सिर्फ J2EE इंस्टॉल करने के लिए आपने ये इंस्टॉल कर मतलब ये J2EE इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर को चला रहे हो, या आपको कंप्लीट करना है। J2EE के लिए इंस्टॉल ऑरेकल J डेवलपर XML, ये चार चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। लेकिन जब कंप्लीट करोगे तो इसमें क्या हुआ, J डेवलपर भी इंस्टॉल हो जाएगा, XML सॉफ्टवेयर डेवलपर भी आ जाएगा और ऑरेकल डेवलपर सूट भी आ जाएगा। तो हमें तो ऑरेकल डेवलपर सूट करना है। ऑरेकल डेवलपर सूट में फॉर्म डेवलपर और इनपुट डेवलपर, ठीक है, फॉर्म डेवलपर और इनपुट डेवलपर हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये कह रहा है एरर, install has encountered an error while attempting to verify your virtual memory setting. Please verify that the sum of the initial size the paging file is at least 256 MB. अच्छा भाई, पेजिंग साइज बढ़ाने का कह रहा है ये, जो एरर आपको पहले नहीं दिया मुझे वो अब दे रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, ये बैक जाता हूँ, कैंसिल करता हूँ इसको। अब मैं इस पे पेजिंग साइज पे आऊँगा। आ जाओ भाई यार, काम दो, ऊपर जाओ, ऊपर चेयर पड़ी अपना कमरे के अंदर, ऊपर एक कमरा है ना, उसके अंदर चेयर पड़ी हुई है, वो ले आओ, उस पर बैठ जाओ आगे। प्लास्टिक की चेयर होगी। अच्छा जी, कहाँ गए? अच्छा, हम पेजिंग साइज बढ़ा रहे थे उसका। पेजिंग साइज बढ़ाने के लिए माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे आओ, ठीक है, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे आओ और यहां पर देख लें, यहां पर आ जाएंगे सारे, यहां तक पहुंच जाएंगे सारे। माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे, और यहां पर आप आ जाओगे परफॉर्मेंस पे। किस पे आ जाओगे? परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस, यूजर प्रोफाइल, सेटअप एंड रिकवरी, वहीं बैठ जाओ तुम। हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है खैर। अच्छा जी, ये आ जाएंगे एडवांस पे। एडवांस पे परफॉर्मेंस, यूजर प्रोफाइल, स्टार्टअप एंड रिकवरी। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पे आए, सेटिंग पे आए और यहाँ पर आपको, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एडवांस की एक सेटिंग है, ठीक है। एडवांस की सेटिंग में यहाँ पर चेंज पे आ जाए, ऑटोमेटिक नहीं करना, मुझे मैनुअल करना है, तो मैं ये कहूँगा कस्टम पे आए और यहाँ पर तकरीबन वो कितना MB कह रहा था, 25 MB, हम इसको तकरीबन 1 GB कह देंगे। 1 GB 1024, इसको फिर सेट कर देंगे। यहाँ आ जाए डी ड्राइव पे 1024, वैसे सिर्फ सी ड्राइव पे करते हैं, सी पे करते हैं। तो आप एक काम करो, सी पे मैंने 1 GB दे दी इसको, ओके कर दिया। कह रहा है भाई रीस्टार्ट भी करना पड़ेगा, क्या करें, लेटर कर दें? लेटर करके देखते हैं, नहीं हुआ तो भी स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्क 1 पे दोबारा आ गए, राइट क्लिक करके कंपैटिबिलिटी तो वैसे भी हमने इसकी चेंज कर दी है, ठीक है ना। बस आप इसको राइट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें, यस कर दें, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। चलो, चेंजेस आपकी फुलफिल नहीं होगी, ये बड़ा मसला। तो उसका नहीं, आप लोग रीस्टार्ट कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन मेथड ही देखना है ना आपने, इंस्टॉलेशन मेथड में आपको दिखा देता हूं। बाकी आप स्विप स्पेसिंग आप सही कर लीजिएगा। स्विप स्पेस सही करने के बाद 1 GB करने के बाद आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो आपके मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे। स्विप स्पेस क्या होती है?
हाँ बस ये करना है बस। क्या मकसद तो पता होना चाहिए ना भाई, इस काम के लिए ये इसलिए कर रहे हैं हम। सफदर से पूछना कल स्विम स्पेस क्या होती है। ऑफिस में हाँ गाड़ी पंक्चर थी ना, किल लगी हुई थी सुबह आते में मेरे ख्याल किल लगी क्योंकि मैंने गाड़ी लगा दी आहिस्ता आहिस्ता करके, सारी हवा निकल गई। तो तुम लोग लेट निकले हो? अच्छा पहुंच जल्दी गए, लेकिन रास्ता तो वैसे भी खड्डा है पूरा। हैदराबाद पुल के नीचे से फिर ये पीछे वाला रास्ता था, ये मुर्तजा चौरंगी से। स्लो कॉपी कर रहा हूँ। आप लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए? क्या हो गया? तभी पहले भी छुट्टी हुई है तुम्हारी, क्यों बाहर नहीं जा रहा? टेस्ट वगैरह करवाओ अपने।
इफ्तार ना जाना तो एक मसला है ना भाई। इफ्तार की क्या हाल है? यहाँ है वहाँ है वो फेडरल भी एरिया में ना। हाँ सरापुर की तरफ। चल अभी ये कॉपी हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए इसमें डेवलपर सूट होम 2 आ रहा है। गौर से देखेंगे डेवलपर सूट होम 2 आ रहा है। डेवलपर सूट होम 1 ऑलरेडी इंस्टॉल है एक्सपी के अंदर, तो इस वजह से इसने 2 दे दिया। आपके पास डेवलपर सूट होम 1 दे रहा होगा, ठीक है। आपने इसको नीचे देखें सी ड्राइव दे रहा है। सी ड्राइव इसमें बाय डिफॉल्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि एक्सपी के अंदर मेरे पास सी ड्राइव ही है, इसके अलावा कोई है नहीं, तो वो सी ड्राइव पे आपके पास ई डी एफ जो भी दे आपने इसको क्या कर देना है, सी ड्राइव कर देना, ठीक है। नेक्स्ट करें। अब वो कंप्लीट इंस्टॉल कर दें। ठीक है। प्रोवाइड आउटगोइंग मेल सर्वर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आप ऑप्शन के तौर पर आपका आउटगोइंग मेल सर्वर जो होगा, अगर किसी कंपनी में इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां पर लाजमी जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास होगा, उसने आउटगोइंग मेल सर्वर की आईपी होगी, वो आईपी यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। इससे ये होगा कि इसके अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो इस टाइप की जो क्रिटिकल कंडीशंस वगैरह होती है वो आपको एप्लीकेशन सर्वर खुद ही ईमेल कर देता है कि भाई ये, ठीक है। और यहाँ से आप अगर आपको कोई ईमेल्स वगैरह करवानी है तो ईमेल्स भी हो सकती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं डालते, होम बेस कर रहे हैं क्योंकि हमने कोई सर्वर तो बनाया हुआ नहीं, आउटगोइंग मेल सर्वर। हम अभी सिर्फ डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ठीक है भाई। सबसे एंड में आप इंस्टॉल करते हैं इसको, ये लास्ट पेज है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ग्लोबल सेटिंग आपकी ये, प्रोडक्ट लैंग्वेज इसमें क्या है, स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, इंक्लूड 81 MB टेम्पररी, अवेलेबल क्या है 28 GB अवेलेबल है, कह रहा है 1.2 GB इनफ है। 1.2 GB इनफ है, लेकिन आपके पास अवेलेबल कितनी है, 28 GB पड़ी है। 1.2 GB चाहिए लेकिन 28 GB आपके पास पड़ी हुई, तो बेस्ट है। नेक्स्ट करते हैं बाकी इंस्टॉलेशन। वो कह रहा है कि कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी, एक बहुत लंबी कहानी है इसकी, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करेगा ये। अच्छा इंस्टॉल करते हैं इसको, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है इसकी।
इंस्टॉलेशन में भी थोड़ा टाइम तो लेता है, लेकिन जितना डेटाबेस लेता है उतना ये नहीं लेगा। डेटाबेस बहुत टाइम लेता है, क्योंकि डेटाबेस वो क्लोन डेटाबेस, और डेटाबेस की बहुत सारी जो है वो स्कीमा एसक्यूएल का अपना स्कॉट का स्कीमा बनाता है, बहुत सारी चीज़ें वो बनाता है। सिस के बहुत सारी जो है वो लवाजमात हैं, टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं, डेटा डिक्शनरी व्यूज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बनाता है। नींद आ रही है तुम्हें तो सो के आ जाओ। हाँ, अब तक से 10G आ गया, 11G आ गया, 12C आ गया, 13C आ गया। 11G डेवलपमेंट टूल के बाद खत्म हो गया। डेवलपमेंट अब 11G के बाद नहीं है हो रही, ठीक है। डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी, सब EBS पे आ जाएंगे। डेवलपमेंट सिर्फ उन जगहों पे चलेगी, ऐसा नहीं है, मतलब ऑरेकल खत्म कर देगा। ऑरेकल ने XP भी खत्म कर दी है। इंस्टॉल कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हो, आपकी मेहरबानी है कि हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है 30 रुपये की CD में, आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वहाँ पर चीज़ें की जाती है जहाँ पर आप बाकायदा पर लाइसेंस सॉफ्टवेयर कर रहे हो। हम चूँकि पाकिस्तानी हैं, पायरेसी में जो है हमारे अंदर मतलब घुट्टी में मिली हुई है। मूवी जो है बॉलीवुड की 3 दिन बाद आएगी, लेकिन आज आपको CD में मिल जाती है रेमो सेंटर पर, तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। तो पायरेसी तो है ना हमारे अंदर, तो पायरेटेड चीज़ें हमें पसंद भी है। तो पायरेसी मतलब एक चीज़ जो है वो जिसके पैसे दिए जाते हैं वो चोरी हो के आपको मिल जाए, तो फ्री में मिल जाए तो ठीक है, आप इस यूज़ करते हो। तो ये भी जो है वो, ये तो खैर चोरी नहीं है, ये ऑरेकल ने अपनी वेबसाइट पे फ्री दिया हुआ। ऑरेकल कहता है भाई इंस्टॉल करो, चलाओ, चलाने के बाद लाइसेंस ले। एक चीज़ फ्री मिल गई, उतनी ज़बरदस्त चीज़ मिल गई, उसका लाइसेंस अगर बोले 2 करोड़ रुपये दो तो हम देंगे? नहीं देंगे। तो यहाँ हो रहा है ये। लेकिन ऑरेकल की इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है कि ऑरेकल ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर पूरा का पूरा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट जितना भी आपको नज़र आता है सारा का सारा सिविल एविएशन अथॉरिटी का। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को भी जगह दी हुई है कि आपने जहाज़ उतार लो। शाइन एयरलाइन, इत्तेहाद वाले, एमिरेट्स, जिसको है भाई आप जहाज़ उतार सकते हो, आप उनसे पैसे लेते हैं। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी कितनी बड़ी चीज़ होगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। उनका अभी 2 सर्वर ऑरेकल वाले उठा के ले गए कि भाई आप ऑरेकल बगैर लाइसेंस के यूज़ कर रहे हो, तो जब सिविल एविएशन अथॉरिटी को नहीं बख्श रहे हैं तो वो किसको बख्शेंगे? किसी को नहीं। लेकिन आप चूँकि घर पे यूज़ कर रहे हो तो आपको नहीं उठा के ले गए। आप घर पे बिल्कुल उसको स्टडी करो, आराम से पढ़ते रहो, कोई मसला नहीं। लेकिन जो कंपनी आप जिस कंपनी में आप जाके काम करोगे वो अगर नहीं कर रही तो वो उनका अपना मामला। लेकिन आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसके डेमो वर्जन इसकी बिल्कुल फ्री है। अभी तक देखो, अभी तक कहीं पे क्रैक वगैरह का कोई मसला आया? डेटाबेस जो इंस्टॉल की भी आपने, अभी तक कोई क्रैक का मसला आया? क्रैक का तो कोई मसला नहीं आया, चल रही है, ठीक है भाई। अच्छा भाई ये इंस्टॉल हो गया है और कुछ कोई कारीगरी नहीं है, बस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जहाँ आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होगा, देखो डेवलपर सूट होम 1 होम 2। होम 1 जो पुराना था मेरा वो हुआ हुआ, होम 1 के होम 2 और होम 1 एक ही है, ठीक है। तो आपके पास डेवलपर सूट होम 1 आ जाएगा जहाँ इंस्टॉल किया होगा आपने। वहाँ पर आप बिन के फोल्डर में चले जाएं। बिन के फोल्डर में जाकर आपके पास नजर आएगा FRMBLD। FRMBLD.exe का मतलब शॉर्टकट दे दिया फॉर्म बिल्डर। क्या दे दिया? फॉर्म बिल्डर। अब आप नीचे आ जाओ, आपको RWB आ जाएगा, RW बिल्डर। RW बिल्डर का मतलब क्या है? रिपोर्ट बिल्डर, ठीक है। ये रिपोर्ट बिल्डर है और ये फॉर्म बिल्डर है। इन दोनों को राइट क्लिक करके 1 बाय 1 अपने सेंड टू डेस्कटॉप कर दें। क्या कर दें? सेंड टू डेस्कटॉप कर दें। जब सेंड टू डेस्कटॉप हो जाएगा तो आपके पास एक ये आ जाएगा, ये क्या है? ये फॉर्म बिल्डर है। और एक जो है आपके पास आ जाएगी ये क्या है? रिपोर्ट बिल्डर। 2 आइकन्स आपके पास आ गए हैं, ठीक है। और मजीद जानने के लिए आप दोबारा जाएं, उसमें कहाँ जाएं? जहाँ इंस्टॉल किया है डेवलपर सूट, यहाँ आए, इसमें कहाँ पे जाएंगे? बिन के फोल्डर में। यहाँ पर आए, यहाँ पर लिखें OC4J। क्या लिखें? OC4J।
OC4J क्यों नहीं मिल रहा भाई? स्टार्ट OC4J। अच्छा, ये होता है J2EE डेवलपर सूट के अंदर होता है ये। इसको चलाना पड़ता है। हाँ, ये इसके लिए कहाँ जाओगे? सी में, डेवलपर सूट में, J2EE में, और डेवलपर सूट में स्टार्ट इंस्टेंस, स्टॉप इंस्टेंस, स्टार्ट इंस्टेंस और स्टॉप इंस्टेंस। इसको राइट क्लिक करके इनको भी डेस्कटॉप पे फेंक दो। ये इंजन स्टार्ट करता है, ये इंजन स्टार्ट करता है रिपोर्ट को रन करने के लिए। रिपोर्ट बना सकते हो, रन नहीं कर सकते रियल टाइम पे। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? OC4J को ऑन करना पड़ेगा, OC4J को ऑन करना पड़ेगा, OC4J को स्टॉप करना पड़ेगा जब आपका काम हो जाए। ठीक है, जब इन दोनों को राइट क्लिक कीजिएगा, ये आप डेस्टिनेशन याद रखें, स्टार्ट INST, स्टॉप INST। इसका नाम आप चेंज कर लें, इसका नाम मैंने चेंज करके जो है वो स्टार्ट OC4J इंस्टेंस और एक होगा स्टॉप OC4J, ये यहीं पे मिलेगा आपको। इसको यहाँ रख देते हैं, स्टॉप भी आपको मिल जाएगा, स्टॉप। नजर आ रहा है स्टॉप? कहाँ? हाँ, शट डाउन OC4J। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा, आप स्टार्ट पे जाएं, ऑल प्रोग्राम पे जाएं, तो यहाँ पर आ जाएं डेवलपर सूट में। यहाँ पर आपने देखा डेवलपर सूट में आ जाएं और इसके बाद यहाँ पर आके आपको नजर आएगा स्टार्ट फॉर्म डेवलपर पे आ जाएं। यहाँ पर आ जाएगा OC4J इंस्टेंस और शट डाउन OC4J इंस्टेंस। इसको राइट क्लिक करके जो भी चाहिए होता है ना, सेंड टू डेस्कटॉप कर दें ताकि आप बाद में इस्तेमाल कर सको। ठीक है भाई, ठीक है तरीका है। तो आपके पास क्या क्या चीजें आ गई भाई? एक डेवलपर सूट आ गया, एक रिपोर्ट बिल्डर आ गया, कहाँ गया भाई? एक रिपोर्ट बिल्डर आ गया, फॉर्म बिल्डर आ गया, और स्टार्ट और स्टॉप OC4J को स्टार्ट भी करना पड़ता है, स्टॉप भी करना पड़ता है जब भी आप किसी रिपोर्ट को बना के रन करेंगे या फॉर्म को बना के रन करेंगे, तो OC4J को स्टार्ट और स्टॉप करना पड़ता है। ये इंजन है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको स्टॉप करते हैं, इसको बंद करते हैं। हम अपने डेटाबेस को ऑफ कर देते हैं। मेरे पास डेटाबेस जो है मैंने बंद की हुई थी। सबके पास मेरा ख्याल है 4 GB तो रैम होगी सबके पास, 4 GB 2 GB वो बहुत इनफ है। यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, ओरेकल को स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट होने के लिए चल गया, नहीं चला, क्या करें? ओरेकल को चला के देखते हैं। कनेक्ट करते हैं स्कॉट और टाइगर, कनेक्ट हो गया, स्कॉट टाइगर से कनेक्ट हो गया। ठीक है, एसक्यूएल आपको आती है, एसक्यूएल के बगैर कोई रिपोर्ट चलेगी नहीं। सेट लाइंस 100, सेट पेजेस 50। अब हम रिपोर्ट बिल्डर को चलाएंगे। हम किसको चलाएंगे? रिपोर्ट बिल्डर ये रहा, इसको डबल क्लिक करें। हो सकता है आप विंडोज 7 पे कर रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा फिर विंडोज 7 के लिए? राइट क्लिक करके कंपैटिबिलिटी सर्विस पैक 3 करके फिर रन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? ओरेकल रिपोर्ट डेवलपर सूट 10G। 10G असल में थोड़ा लाइट है। 6i इसलिए नहीं कर पा रहा, 6i है ही डेस्कटॉप बेस, उसमें आपको वो सारी चीजें नहीं समझ आएंगी। इसमें ये है कि 10G जो है ये वेब पे आ गया, तो चूंकि वेब का एक एनवायरनमेंट आपको समझना है तो हम 10G कर रहे हैं। लाइट वेट है, आप कहीं भी इंस्टॉल कर लो। बाकी चीजें हैं 11G 12G, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है आपको? उसके लिए पूरा सर्वर और अच्छी मशीन चाहिए हो, i3 i7।
तो उस पर करना पड़ेगा आपको। चीजें आनी चाहिए, काम करना आना चाहिए। बाकी तो जो इन्वायरमेंट, जारी बात है, आप i7 ये बड़ी मशीन तो कोई कंपनी ही आपको दे सकती है, तो कंपनी में चल रही हो तो वहां पर आप सर्वर वगैरह इंस्टॉल करके सारी चीजें कर सकते हो। घर पे लाइट वेट ही कर लो, तो आपको आना चाहिए, काम आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, रिपोर्ट बिल्डर मैंने अब किया, इसको दोबारा आप कर रहा हूँ। रिपोर्ट बिल्डर, सॉरी बोलो, अच्छा रिपोर्ट बिल्डर अब कर दो इसको, ठीक है। रिपोर्ट बिल्डर मैंने अब कर दिया है। रिपोर्ट बिल्डर ये एक रिपोर्ट है, मॉड्यूल 1 ये एक रिपोर्ट है। इस पर उल्टे हाथ पे जो है, इसको एक होता है एक्सपेंड करना और एक होता है कोलैप्स करना। तो ये चूंकि माइनस का मतलब ये कोलैप्स हो जाएगा और प्लस का मतलब इसको एक्सपेंड कर दें। तो ये भाई ये एक रिपोर्ट है, कहाँ से कहाँ तक, ये पूरी एक रिपोर्ट है। ये मॉड्यूल 1 एक रिपोर्ट है। मॉड्यूल 1 को एक्सपेंड करो तो मॉड्यूल, अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स, मल्टीपल रिपोर्ट्स एक डेवलपर पे आप खोल सकते हो, मल्टीपल रिपोर्ट एक बिल्डर पे आप बना सकते हो। अभी हम फिलहाल एक रिपोर्ट बना ले तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हम पहली रिपोर्ट बनाते हैं। पहली रिपोर्ट, अब रिपोर्ट कह रहा है कि भाई ये जो है ना, ये एक रिपोर्ट है। मॉड्यूल 1 एक रिपोर्ट है, मॉड्यूल 1 रिपोर्ट है। तो भाई क्लिक करो मॉड्यूल 1 के अंदर क्या क्या चीजें हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर आप गौर से देखोगे तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है डेटा मॉडल। क्या आ रहा है भाई? डेटा मॉडल। दूसरे नंबर पे आ रहा है वेब सोर्स। डेटा मॉडल जब बनाते हो तो वेब सोर्स ऑटोमेटिक खुद बना देता है वो, तो वेब सोर्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे। डेटा मॉड्यूल दूसरे नंबर पर, अच्छा डेटा मॉड्यूल पे देखो प्लस का निशान नहीं है, डेटा मॉड्यूल के नीचे प्लस का निशान नहीं है। डेटा मॉड्यूल पे क्लिक करोगे तो डेटा मॉड्यूल की चीजें आ गई सारी, ठीक है। अच्छा इसके बाद है पेपर लेआउट। पेपर का जो आप लेआउट बनाओगे वो क्या है, उसकी सारी चीजें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। पेपर पैरामीटर फॉर्म, पैरामीटर फॉर्म जो बनाते हो, पैरामीटर मतलब चलने रिपोर्ट रन होने के लिए जो आप देते हो कि भाई फला कस्टमर की रिपोर्ट देखनी है, फला प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, तो वो सारी चीजें पेपर पैरामीटर फॉर्म से आएंगी। और एंड में आती है रिपोर्ट ट्रिगर। रिपोर्ट ट्रिगर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? डेटा मॉड्यूल से। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हमें बनाना क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे हमें बनाना क्या है। हमें रिपोर्ट चाहिए, हमें रिपोर्ट से हम कहते हैं भाई हमें उन एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जो कि 10 नंबर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हो, ठीक है। तो हम क्या क्वेरी करते हैं? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP where DPTNO is equal to 10। रिपोर्ट क्वेरी आ गई, ये क्वेरी होती है ना हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कहते हैं कि भाई मुझे EMP की एम्प्लॉय की एक रिपोर्ट बनानी है। किसकी बनानी है? EMP की एक रिपोर्ट बनानी है। EMP की रिपोर्ट बना लेते हैं। EMP की रिपोर्ट बनानी है। EMP की रिपोर्ट के लिए मैं कोई पैरामीटर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। क्यूरी के लिए तो बेस्ट है। रिपोर्ट में आप अगर सारे कॉलम चाह रहे हो तो स्टैटिक लिखना सही नहीं है। जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम लिखो रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। स्टैटिक लिखना सही नहीं है, स्टैटिक नहीं लिखा जाता, प्रोफेशनली सही नहीं है। तो आप क्या कर लो, स्टैटिक की जगह में कॉलम लिखो के जो जो मैंने कहा सेलेक्ट जी भाई EMPNO, ENAME, जॉब, MGR, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, DPTNO फ्रॉम EMP, ठीक है भाई। अब हम इस क्यूरी को, अब हमें ये चाहिए, इस टाइप की एक रिपोर्ट चाहिए। इसका तो करंट प्रिंट आउट ही निकाल सकते हैं ना, कोई रिपोर्ट थोड़ी बनी है, ये तो वो सेशन है जिसमें आपको क्यूरी रिटर्न करके दे रहे हैं। हम इसके लिए एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें क्या होगा, उस रिपोर्ट को रन करेंगे तो ये पूरी क्यूरी दे देंगे। फिर हम इसमें अपने हिसाब से इसमें से चीजें फाइंड आउट करना चाहेंगे। हम कहेंगे यार कि जब मैं 10 लिखूं, डिपार्टमेंट मुझसे पूछे कौन सा डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट जब मुझसे पूछेगा तो फिर मैं डिपार्टमेंट दूंगा कि भाई फला डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगा तो उसकी क्यूरी दे देगा, ठीक है। ये 1 बाय 1 का स्टेप। पहले तो क्यूरी बनाना, यहां से यहां तक आपकी एक सिंपल क्यूरी बन गई है। क्यूरी बन गई, रिजल्ट आ गया, ओके, सबसे बेस्ट मेथड है।
रिपोर्ट हमेशा, जब भी आपको कोई रिपोर्ट देगा कि भाई रिपोर्ट जरा चेक करो, तो रिपोर्ट को चेक करना बेकार है। हो सकता है कोई क्यूरी में गड़बड़ हो, तो क्या करोगे आप, पूरी क्यूरी टाइप करोगे और इस सेशन में यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे और उस क्यूरी को चला के देखोगे भाई क्यूरी चल भी रही है या नहीं चल रही। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई ऑरेकल की रिपोर्ट को पे काम करने के लिए क्या चीज़ आनी चाहिए, एसक्यूएल। अगर आपको एसक्यूएल नहीं आएगी तो क्या आप उस रिपोर्ट को चेक कर सकते हो, नहीं चेक कर सकते। ठीक है भाई, तो हम इस क्यूरी को उठाएंगे। हमने कहा भाई ये क्यूरी है हमारे पास, कंट्रोल सी। अब हम कहाँ आएंगे, अब हम आएंगे डेटा मॉडल पे। किस पे आएंगे, डेटा मॉडल पे। डेटा मॉडल पे डबल क्लिक करेंगे, ये आपके पास डेटा मॉडल आ गया। क्या खुल गया, डेटा मॉडल खुल गया। अच्छा डेटा मॉडल ये यहाँ पर भी आता है, देखो डेटा मॉडल। राइट पे आएंगे, वेब सोर्स, फिर आएंगे तो आपको देगा पेपर लेआउट, फिर पेपर डिजाइन, फिर आपका पेपर पैरामीटर। तो आप यहाँ से भी मतलब चेंज ओवर कर सकते हो, वहां से भी बाहर आके भी चेंज ओवर कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर आएंगे, ये हमारा जो है वो क्या है, ये हमारा डेटा मॉडल है। डेटा मॉडल पे आए, उल्टे हाथ पे देखेंगे एक टूल पैलेट है, जहां पर आपको मल्टीपल जो है बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। इसमें आप तलाश करोगे एसक्यूएल कहाँ लिखी हुई है। ठीक है, आप डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सी जबान समझते हो, एसक्यूएल। तो हमने तो एसक्यूएल पे पूरी लाइन लिख दी है। अब हम क्या कहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर एसक्यूएल लिखा जा सकता हो। तो उल्टे हाथ पे कह रहा है भाई ये बॉक्स है ना, इस पे क्लिक करो, एसक्यूएल क्यूरी नजर आई है आपको, एसक्यूएल क्यूरी। एसक्यूएल क्यूरी पे क्लिक करो और यहाँ पर आके पेस्ट करो। यहाँ पर क्लिक करके दोबारा यहाँ पर क्लिक करो। ठीक है, अब आपको कह रहा है भाई यहाँ पर एसक्यूएल क्यूरी टाइप कर दो। अब एसक्यूएल क्यूरी यहाँ पर टाइप करने के बजाय मैंने क्या किया, मैंने एसक्यूएल क्यूरी को एसक्यूएल प्लस पर टाइप किया, रिजल्ट देखा, रिजल्ट आ रहा है, उस क्यूरी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, और इसको ओके कर दिया। अब ये आपसे मांग रहा है यूजर आईडी और पासवर्ड। यूजर आईडी पासवर्ड क्यों मांग रहा है, ये किससे कनेक्ट करने जा रहा है, डेटाबेस से। इसने बोला भाई ये क्यूरी लिखी है, क्या लिखी है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एसक्यूएल क्यूरी कौन सी क्यूरी है, कौन सा डेटाबेस है भाई, हमने कहा डेटाबेस है भाई। डेटाबेस कौन सा है, सॉरी क्या है, स्कॉट और टाइगर, स्कॉट और टाइगर। अच्छा ये अडॉप्टर able to connect to the specified database. ORCL. मेरे पास चूंकि इसके अंदर बहुत सारी डेटाबेस इंस्टॉल है, बेचारा खुद ही परेशान हो गया किस डेटाबेस पे जाऊं, लेकिन आपके पास वो नॉर्मली आराम से कनेक्ट कर लेगा। लेकिन एरर दे दिया उसने। इसका है मेरे ख्याल है इसके अंदर मल्टीपल डेटाबेस इंस्टॉल है, तो मुझे यहाँ पर इसका वो देना पड़ेगा, SID देनी पड़ेगी। तेरा लिसनर नहीं चल रहा, लिसनर दे दो। लिसनर कहाँ है भाई, क्या बात नहीं हो रही है। ORCL ही डाला था पहले भी, नेक्स्ट टाइम क्या डाला था लास्ट में, SID।
ORCL 1 ये रहा ना ORCL 1 Aura links ORCL 1 डेटाबेस है ना, वो उसका कर रहा है। पहली वाली डेटाबेस अब कर देता हूँ।
अच्छा, बेस्ट मेथड ये है कि जब आप इसको रिपोर्ट बिल्डर को स्टार्ट करो उसी वक्त इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। उसी वक्त इसको जिस डेटाबेस से कनेक्ट, जिस डेटाबेस में आपने क्यूरी टाइप कर रहे हो उस डेटाबेस से इसको कनेक्ट कर लो। अब मेरे स्कॉट टाइगर, स्कॉट और टाइगर, अब आप इसको एंटर कर दो अपने पास, क्योंकि आपके अपने सिस्टम पे एक ही डेटाबेस हुई होगी। मेरे पास इस सर्वर में 3 डेटाबेसेस चल रही है, तो जब एक ही सर्वर में 2 से 3 डेटाबेसेस हो तो डेवलपर सूट प्रॉब्लम करता है। तो कहता है भाई किस डेटाबेस से कनेक्ट करूं, 1 से 2 से 3 से। जब हम 1 से सेटिंग कर लेते हैं तो फिर कोई क्लास होती है तो हम इंस्टॉल करते हैं उसको, सेकंड हो जाती है, थर्ड हो जाती है। तो मेरी जो सेटिंग थी वो फर्स्ट वाले से थी। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले डेटाबेस है उसको आप कर दो। तो तीसरी जो चीज़ है, तीसरी डेटाबेस का नाम है वो देना पड़ता है। आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट इंस्टॉल कर लीजिएगा। डायरेक्ट ये स्कॉट टाइगर लिखेंगे, कनेक्ट कर देगा वो, क्योंकि जिस सिस्टम पे वो इंस्टॉल होगा उस सिस्टम पे शर्त ये है कि एक ही डेटाबेस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर डेटाबेस का नाम देना पड़ा तो वो कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे वही डेटा मॉड्यूल पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, एसक्यूएल पे आएंगे, ये एसक्यूएल क्लिक करेंगे यहाँ पर, और एसक्यूएल की जो क्यूरी है उसको यहाँ पर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है भाई। तो अब ये क्या बन गई, क्यूरी बन गई। लेकिन जब क्यूरी आप पेस्ट कर दो तो सबसे पहला काम इस रिपोर्ट को सेव करना होता है। सारा काम कर दिया, गलती से ऊपर से क्लिक कर दिया, कब गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेव करना होता है। तो सेव करने के लिए ऐसा नहीं है कहीं भी सेव कर दो। सेव करने का बेस्ट मेथड ये है कि भाई आप अपने पास एक फोल्डर बना लो। क्या बना दो, फोल्डर बना दो। मिसाल के तौर पर अभी हम ऑरा बैच 5 चल रहा है, ऑरा बैच 5, ऑरा बैच 5 पे हमने ऑरा बैच 5 के अंदर एक रिपोर्ट का फोल्डर बना दिया और एक बना दिया हमने फॉर्म्स का। जब हम फॉर्म बनाए पढ़ेंगे तो फॉर्म्स इसमें सेव करेंगे, रिपोर्ट्स हम इसमें सेव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सी ऑरा बैच 5 में इसको सेव करेंगे। अब ये आपने क्यूरी पेस्ट कर दी, इसके बाद कंट्रोल एस करके आप इसको सेव कर दो। कहाँ सेव करो, सी में ऑरा बैच 5 रिपोर्ट्स के अंदर आप इस रिपोर्ट का नाम सेव करो। नाम भी बताना पड़ेगा ना, इस रिपोर्ट का नाम क्या रख रहे हो। तो ये वो नाम होता है जिससे डेवलपर आपस में जानते हैं भाई रिपोर्ट का नाम ये है। एक रिपोर्ट का नाम वो होता है जो यूजर को बताने के लिए होता है कि भाई ये इस रिपोर्ट का नाम है। लेकिन रिपोर्ट किस नाम से सेव हुई है, जिस तरह एक्सेल की फाइल सेव करते हो, बुक 1, बुक 2, बुक 3, उसका कोई नाम होता है। लेकिन एक्सेल के अंदर जो आपने शीट बनाई होती है उस रिपोर्ट का नाम, हेडिंग तो कुछ और होती है ना। तो लिहाजा ये वो नाम है जिससे आप इस फाइल को सेव कर रहे हो। हम कह रहे हैं एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन इन्फो, डिटेल इन्फो, एम्प्लॉय डिटेल इन्फो के नाम से एक हमने रिपोर्ट इसमें सेव कर दी। जैसे सेव की तो ऊपर देखो एम्प्लॉय डिटेल इन्फो। भाई डेटा मॉड्यूल में क्यूरी को सेव करना, क्यूरी को लिखना आ गया आपको। क्यूरी आपने उठानी है, डेटा मॉड्यूल पे आना है, एसक्यूएल सेलेक्ट करना है, यहाँ से एसक्यूएल को क्लिक यहाँ से करना है और एसक्यूएल एक यहाँ पर क्लिक करना है, एक यहाँ क्लिक करना है और एक यहाँ क्लिक करना है। तो जो क्यूरी आएगी वो क्यूरी का एक वो आ जाएगा, डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। क्यूरी आ गई, इसमें आपने पेस्ट कर देना उस क्यूरी को। पहला काम तो ये करना रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास। अब अगर आप गौर से देखेंगे इस क्यूरी को, जो क्यूरी आई है यहाँ से यहाँ तक की क्यूरी, इसका नाम क्या है, Q1। क्या नाम है, Q1। Q1 का मतलब क्यूरी 1। क्यूरी 1 को अगर आप गौर से देखो तो एक तो ये पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कॉलम के नाम है, जो कॉलम के नाम है इनको कहते हैं फील्ड। क्या कहते हैं, फील्ड, ठीक है। और ये जो पूरा बॉक्स है उस बॉक्स के ऊपर भी अलग सा नाम आ रहा है, G_EMPGNO। ये जो ब्लू से, एक तो ये है, ये क्यूरी का नाम है, और ये जो है इसके नीचे जो इस
इस लेबल का जो लेबल की जो हेडिंग आ रही है G की EMPNO, ये कहलाता है ग्रुप नेम। क्या आता है? ग्रुप नेम। क्या कहते हैं इसको? ग्रुप नेम कहलाता। अभी कितने ग्रुप है? कोई ग्रुप है ही नहीं बेसिकली, सिंपल एक ही ग्रुप बना हुआ, एक ही ग्रुप बना हुआ। ठीक है भाई, ये नॉर्मल समझ लो कि ये ग्रुप का नाम है, ग्रुप है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आप, इसके अंदर क्यूरीज है, फील्ड है। फील्ड कौन कौन सी? EMPNO है, ई नेम है, जॉब है, MGR है, हायर डेट है, सैलरी है, कमीशन है, DPTO है। यहाँ तक कोई मसला किसी को? अब मैं आपको बता दूं रिपोर्ट बनाने का तरीका, बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका है। सिंपल तरीका ये है, अगर मैं इसको एक्सेल पे समझाना चाहूँ आपको, रिपोर्ट का क्या लेआउट होता है। रिपोर्ट का लेआउट ये होता है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कितने कॉलम्स है भाई, EMPNO है और ई नेम है और जॉब है और MGR है, सेल है, हायर डेट है, सेल है, कमीशन है और DPT है। बाकी इसके अंदर क्या होती है, यहाँ से तक 14 तक क्या होगी, वो उसके रिकॉर्ड होंगे। क्या है वो? रिकॉर्ड है। अगर आप गौर से देखो तो आपकी रिपोर्ट कहां से कहां तक चल रही है? आपकी रिपोर्ट यहां से यहां तक है। ठीक है, अगर गौर से देखो तो आपकी रिपोर्ट के दो हिस्से हैं, एक तो ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। एक ये हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा हो गया। एक ये है जिसमें उस कॉलम की हेडिंग आ रही है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। डेटा कहाँ फिक्स नहीं रहेगा, वेरिएबल डेटा क्या है, वो ये है। अभी ये 14 रिकॉर्ड है, बाद में 15 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 16 लाख रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो फील्ड होगी वो फील्ड क्या होगी, वो एक ही फील्ड होगी। इसकी भी एक होगी, इसकी भी एक होगी, इसकी भी एक होगी, सबकी एक होगी। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये जो होते हैं, ये होते हैं एक मेन फ्रेम के अंदर। किसमें होते हैं ये? मेन फ्रेम के अंदर होते हैं। ये कहलाता है मेन फ्रेम, जिसको कहते हैं फिक्स फ्रेम। ठीक है, मेन फ्रेम के अंदर होता है ये। अच्छा, इसके अंदर एक और फ्रेम बनाई जाती है। जब ये आपके पास फिक्स फ्रेम है, इसका किसी डेटा से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये तो इसके अंदर एक और फ्रेम बनाई जाती है, ये भी फिक्स फ्रेम होती है। और इसके अंदर क्या रखा जाता है? इसके अंदर हेडिंग्स को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? हेडिंग्स रखी जाती हैं। ठीक है, एक और फ्रेम होता है, एक और फ्रेम यहां बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? यहां बनाया जाता है, नीचे। ठीक है, और इस फ्रेम में क्या रखा जाता है? इस फ्रेम में फील्ड रखी जाती है। क्या रखी जाती है? फील्ड रखी जाती है। इसमें फील्ड रखी जाती है। तो लेआउट समझ आ गया। एक मेन फ्रेम बनेगा, उसके अंदर हेडिंग के लिए एक फिक्स फ्रेम बनेगी और एक डेटा के लिए रिपीटिंग फ्रेम बनेगा। क्या चीज रिपीट हो रही है इसके अंदर? डेटा ही रिपीट हो रहा है ना। हेडिंग तो रिपीट नहीं होगी, हेडिंग तो वन टाइम ही आएगी। तो हेडिंग किस में जाएगी? फिक्स फ्रेम में। ठीक है, और जो डेटा होगा वो किस में जाएगा? रिपीटिंग फ्रेम में जाएगा। ठीक है, और हेडिंग वाली फ्रेम और जो है वो रिपीटिंग फ्रेम, इन दोनों को एक मेन फ्रेम में रखा जाएगा। रिपोर्ट बनाने का उसूल है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो एक मेन फ्रेम होता है, उस मेन फ्रेम के अंदर एक फिक्स फ्रेम और एक फिक्स फ्रेम के साथ साथ 1 2 3 4 जितनी भी है रिपीटिंग फ्रेम मौके की मुनासिबत से। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर को वहां पे अप्लाई करेंगे अपनी रिपोर्ट पे। ये समझ आई आपको किस तरह बनेगी रिपोर्ट? अब हम इस पे आते हैं, ये तो आपके पास आ गई। अब हम चलते हैं भाई, इस पे नहीं जाएंगे वेब सर्विस पे, बल्कि पेपर लेआउट पे जाएंगे। पेपर लेआउट पे क्लिक किया, ये आपके पास आ गया पेपर लेआउट।
ये आपके पास क्या आ गया, पेपर लेआउट। अब पेपर लेआउट पे ये कह रहा है कि भाई आपकी जो रिपोर्ट है ना, आपका जो रिपोर्ट निकलेगा वो उसका जो पेज होगा वो 7.5 बाय 7.5 इंच चौड़ा होगा और 9 इंच उसकी हाइट होगी। ठीक है, हमने कहा चलो अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं, रिपोर्ट के फॉर्मेट पे नहीं जा रहे, अभी तो हम किसी तरह रिपोर्ट तो रन करके देखें कि रिपोर्ट हमारी बनती कैसे है। ठीक है, अब हम सबसे टॉप पे आ गए, ये आ गया हम यहाँ पर। हमने क्या किया, अब हमने सबसे पहले क्या बनाना है, मेन फ्रेम बनाना। क्या बनाना है, मेन फ्रेम। फ्रेम कहाँ है, फ्रेम और उल्टे हाथ पे देखेंगे तो उल्टे हाथ पे देखेंगे बहुत सारे टूल्स नजर आ रहे हैं आपको। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देख रहे हैं, ये है आपके पास फ्रेम। मेन फ्रेम बनाने के लिए फ्रेम चाहिए। फ्रेम कौन सा होना चाहिए, फिक्स फ्रेम। फिक्स फ्रेम को फ्रेम ही कहते हैं। और साथ वाला जो फ्रेम है इस पे आप गौर से देखेंगे तो ये लिखा हुआ आ रहा है रिपीटिंग फ्रेम। क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिपीटिंग फ्रेम। तो हमें क्या रिपीटिंग फ्रेम चाहिए मेन फ्रेम के लिए, नहीं, हमें कौन सा फ्रेम चाहिए, फिक्स फ्रेम चाहिए। तो हम भाई इस फिक्स फ्रेम को उठा के यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे अपने वक्त के साथ। ठीक है, अब हम इसको खुद ही एक्सपेंड करेंगे कि हमें इसमें रखना क्या क्या है। अभी हमने कहा चलो यहाँ तक रख दिया, हमने जितना बड़ा हो सकता है हमने बड़ा कर दिया। अब इसके अंदर क्या लगाना है, इसके अंदर 2 फ्रेम लगेंगे। एक फिक्स फ्रेम दोबारा इसमें बनेगा, इसके अंदर बनेगा, और एक बनेगा रिपीटिंग फ्रेम। अब दोबारा फिक्स फ्रेम किस लिए बनेगा, हेडिंग के लिए। अब हमने कहा यार फिक्स फ्रेम, ये फिक्स फ्रेम आया, हमने क्लिक किया और यहाँ पर अंदर ड्रॉप कर दिया। क्लियर है। और हमने एक नीचे, इसी के नीचे, क्योंकि ये हेडिंग होगी उसके नीचे जो हेडिंग होगी उसी के नीचे डेटा आ रहा होगा ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए रिपीटिंग फ्रेम। इसके लिए हमने जैसे ऊपर था, समझ आई। रिपोर्ट बनाने का सबसे इजी मेथड ये है, एक मेन फ्रेम। ये कौन सी रिपोर्ट बना रहे हैं हम, ये इस रिपोर्ट का नाम है टेबुलर रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट बना रहे हैं, टेबुलर रिपोर्ट। टेबुलर रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है वो इसी तरह होता है। स्टॉक रिपोर्ट, मंथली स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, डेली बेसिस पे कितना आया है, डेली बेसिस पे कितना माल आया है, तो एक रिपोर्ट निकल के आ जाती है, भाई ये रिपोर्ट है, स्टॉक रिपोर्ट। ये कौन सा फॉर्मेट होता है रिपोर्ट का, ये टेबुलर फॉर्मेट होता है। कौन सा फॉर्मेट होता है भाई, टेबुलर फॉर्मेट होता है। लेकिन अगर ये कहा जाए सप्लायर वाइज रेट लेके आओ, ABC सप्लायर के इतनी आउटस्टैंडिंग है, XYZ सप्लायर का इतना है, 1 2 3 सप्लायर का इतना है, तो वो एक फॉर्मेट अलग हो गया, वो नेक्स्ट फॉर्मेट है। लेकिन अभी हम सिंपल फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, तो सिंपल फॉर्मेट कौन सा होता है, टेबुलर फॉर्मेट होता है रिपोर्ट बिल्डर। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए, यहाँ आ गए दोबारा। ठीक है, अब हम इस पे आए। अच्छा, अब जो रिपीटिंग फ्रेम है ना, फिक्स फ्रेम का ताल्लुक किसी से नहीं होता। फिक्स फ्रेम में हम अपनी दी हुई हेडिंग लिख देंगे। अगर हमने EMPNO को, जो EMPNO है वो तो टेबल के कॉलम का नाम है ना, अगर उसकी हमने हेडिंग चेंज करनी है तो यहाँ पर चूंकि हमने इसके हेडिंग लगानी है इस फिक्स फ्रेम के अंदर, तो हम यहाँ पर अपनी हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि वही नाम लिखो जो नीचे हो। ठीक है, अब हम इसमें हेडिंग लगा देंगे। हेडिंग के लिए हम यहाँ पर आते हैं उल्टे हाथ पे, ये टेक्स्ट बॉक्स है। क्या है ये, टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करते हैं और यहाँ लगा देते हैं, इसके अंदर लिखते हैं। हमने कहा एम्प्लॉय, क्या लिखा, एम्प्लॉय। अच्छा, इस पे क्लिक करके उल्टे हाथ पे देखोगे तो ये कहता है भाई ये एक फिल कलर है, इसको अगर फिल करना है एम्प्लॉय को, तो ये देखो ये एक ब्राउन से फिल हो गया। हमने कहा फिल नहीं करना, नो फिल। हमने कहा कि भाई इस पे एक बॉर्डर खींच दो, लाइन खींच दो। इसको क्लिक किया और हमने कहा ब्लैक लाइन आ जाए, ताकि हम अपनी फॉर्मेटिंग सही कर दें ना, कहीं पे आगे कहीं पे भी। ठीक है, हमने कहा इसको। अच्छा, एक चीज ये, जब इस पे काम कर रहे हो, जब आप फिक्स फ्रेम और मेन फ्रेम, फिक्स फ्रेम, उस काम से पहले देखें राइट पे यहाँ टॉप पे आ रहा होगा कॉन्फाइन ऑफ, और ये है फ्लेक्स ऑफ। फ्लेक्स ऑफ करते हैं, कॉन्फाइन ऑफ करते हैं, इन दोनों को ऑफ करते हैं, वरना ये आपको गड़बड़ करेंगे। ये खुद ही जब आप इसको ऊपर खींचेंगे ना, तो क्या करेगा ये अपने हिसाब से फिक्स फ्रेम को भी एक्सपेंड कर देगा। भाई हमने नहीं करना, हम खुद ही करेंगे। हमने अगर फिक्स फ्रेम को छेड़ना है हम खुद ही छेड़ेंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसलिए हमने ऊपर से कॉन्फाइन ऑफ
कर दिया, कॉन्फाइन ऑफ कर दिया। तो हमने हर चीज़ हमने खुद ही डिज़ाइन करनी है, ठीक है। अब आपने कहा यार एम्प्लॉय है, हमने एम्प्लॉय आ गया, ठीक है। हमने कहा ठीक है यार एम्प्लॉय है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, अब ये तो नहीं बताऊंगा मैं डिजाइनिंग किस तरह करनी है, तो आपने खुद ही करना है। हमने कहा ठीक है थोड़ा इसको बड़ा कर दो, इसको यूं कर दो। अच्छा, इसके साथ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, एक दूसरी हेडिंग भी तो है एम्प्लॉय के साथ, उसका नाम क्या है? एक तो एम्प्लॉय नंबर है, हमने एम्प्लॉय नंबर छोड़ दिया। हमने कहा चलो एम्प्लॉय के साथ स्पेस जाके नंबर लिख दो, ताकि ये हो गया एम्प्लॉय नंबर। थोड़ा सा बड़ा कर दो। और इसके सामने क्या है? एम्प्लॉय। और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हमने कहा इसमें इसकी सैलरी भी लिख दो। लाजमी नहीं है कि जो कॉलम हमने सारे कॉलम वहां पर पेज वो बनाए हैं क्यूरी में लिखे वो सारे कॉलम डालो, ऐसा नहीं है, लाजमी नहीं है, आपकी मर्जी है। इस कॉलम को आगे पीछे भी कर सकते हो, क्योंकि ये रिपोर्ट पूरा का पूरा हम मैनुअली डिजाइन कर रहे हैं। विजिट के थ्रू करोगे तो नेक्स्ट 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 सब रिपोर्ट बन जाएगी, लेकिन आपको आएगा नहीं कि बनी कैसे। ये रिपोर्ट बिल्डर खुद ही बना के आपको दे देगा ये रिपोर्ट बन गई, लेकिन जब आपको एक चीज आएगी नहीं, आप हमेशा नेक्स्ट नेक्स्ट, आप कभी इंटरव्यू क्वेश्चन में भी गए और नेक्स्ट विजिट के थ्रू बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी एक रिसेंटली सरफराज को जानते ना, सरफराज गया था, हुआ यही कि उसको दे दिया कि भाई रिपोर्ट बनाओ। अब वो विजिट के थ्रू बना रहा, विजिट के थ्रू बना रहा, नहीं बोलता है, उसको कहा गया कि भाई मैनुअल बनाओ। मैनुअल फंस गया, वो बनानी ही नहीं आती, मैनुअल रिपोर्ट ही बनानी नहीं आती, तो मैनुअल रिपोर्ट इस तरह बनती है भाई, ठीक है। और मैनुअल रिपोर्ट बनाना ही कारीगरी है। एसक्यूएल तो खैर एसक्यूएल की क्यूरी उठा के विजिट पे फेंक दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ ठीक है भाई, सैलरी आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है यार, फिक्स फ्रेम इतना ही है। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऊपर और इसके साथ अटैच कर दिया, ताकि एम्प्लॉय नंबर के नीचे एम्प्लॉय नंबर ही है। अब हमें क्या चाहिए, इस रिपीटिंग फ्रेम के अंदर फील्ड चाहिए, जो फील्ड यहाँ पड़ी हुई है। डेटा तो इसके अंदर आ रहा है ना, डेटा उन हेडिंग्स के अंदर डेटा थोड़ी आ रहा है, ये तो आपने खुद ही यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से उठा के फेंका। अब आपको तो डेटा चाहिए, डेटा तो इसके अंदर जाएगा। अच्छा, डेटा जाने से पहले जो रिपीटिंग फ्रेम है ना, इसका ताल्लुक लाजमी किसी ना किसी ग्रुप से होता है। अगर इसको ग्रुप का नाम नहीं दोगे तो वो एरर दे देगा। क्या करें अब इसके लिए ये करें, इसको डबल क्लिक कर दें, डबल क्लिक कर दें या इसको क्लिक करके F4 का बटन दबा दें, तो एक ही बात है, इसकी प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मेथड क्या है हमारा, इसको क्लिक किया रिपीटिंग फ्रेम को और F4 पे आ गए। जब हम F4 पे आओगे तो ये खुद ही पूछेगा। इसमें एक ऑप्शन होता है जो फिक्स फ्रेम में नहीं है। फिक्स फ्रेम रिपीटिंग फ्रेम में F4 किया, ये आपसे पूछता है उल्टे हाथ पे सोर्स। इसकी सोर्स क्या है भाई, डेटा जब लाओगे तो डेटा की कोई सोर्स होगी ना। एसक्यूएल ने डेटा मॉड्यूल में सोर्स पे डेटा रख दिया, अब ये आपसे सोर्स पूछता है कौन सा सोर्स है। तो यहाँ आप क्लिक करोगे तो जितने भी सोर्स है ना वो आ जाएंगे। देखें G_EMPNO वो ग्रुप बना हुआ था वहां पर, वो यहाँ आ गया, आपने ओके कर दिया इसको, आपने बता दिया हाँ भाई सोर्स इसका क्या है, G_EMPNO, बाहर आ गए। सेफ कंट्रोल एस आपका होना चाहिए हर वक्त, कभी भी आपने बंद कर दिया तो आपकी सारी मेहनत गई, ठीक है। अब आपको डेटा रखना रिपीटिंग फ्रेम के अंदर, डेटा आपको चीजें याद होनी है, क्या क्या चीजें मैं कर रहा हूँ। रिपीटिंग फ्रेम के अंदर आप वैल्यू रखनी, अब रिपीटिंग फ्रेम के अंदर फील्ड रखनी है। टेक्स्ट बॉक्स तो आपने फिक्स फ्रेम के अंदर रख दिया, रिपीटिंग फ्रेम के अंदर आपको फील्ड रखनी है। फील्ड कहाँ से आएंगे, उल्टे हाथ पे आ जाओ, ये फील्ड होती है। क्या होती है, फील्ड होती है। गौर से देखें, ये फील्ड है। टेक्स्ट बॉक्स उठा के यहाँ रखा, फील्ड उठा के मैं रिपीटिंग फ्रेम के अंदर रखूंगा। फील्ड उठाई और मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, छोटा सा कर दिया, बाद में खींच के बड़ा कर देंगे उसको हेडिंग के बराबर में। हमने कहा भाई हेडिंग के बराबर में, अच्छा इसको बाहर नहीं निकालना, अगर इसको बाहर निकाला तो एरर दे देगा। क्यों एरर देगा भाई, इस रिपीटिंग फ्रेम का सोर्स क्या है, G_EMPNO, और उसके साथ ये फील्ड है। फील्ड लाजमी कोई ना कोई वैल्यू लेके आती है, तो फील्ड हमेशा किस में जाती है, रिपीटिंग फ्रेम में जाती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है। अब इस फील्ड का ताल्लुक इस रिपीटिंग फ्रेम से, इस रिपीटिंग फ्रेम का ताल्लुक किससे, सोर्स जो सेट किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है सोर्स एसक्यूएल से डेटा ला रहा है, अपने पास रख रहा है, सोर्स इस रिपीटिंग फ्रेम को डेटा दे रहा है। इस रिपीटिंग फ्रेम के बाद फील्ड में डेटा जाएगा। अब फील्ड को बताना पड़ेगा
कि भाई ये फील्ड इस सोर्स के अंदर से ही कौन सी फील्ड है। हमने इस फील्ड को तो ऐसे ही बना के यहाँ पर लिख दिया ना। अब हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये एम्प्लॉय नंबर के नीचे लिख रहा हूँ तो ये एम्प्लॉय नंबर वाली फील्ड है। तो इसके लिए क्या करोगे, इस फील्ड की प्रॉपर्टी में जाओ। प्रॉपर्टी में जाने का क्या तरीका है, या तो उसको डबल क्लिक करो या फिर F4 करो। रिपीटिंग फ्रेम पे F4 किया था तो रिपीटिंग फ्रेम की प्रॉपर्टी पे चले गए। फील्ड पे F4 करोगे तो आओगे यहाँ पर भी इसको सोर्स बताना पड़ेगा। पहले हमने रिपीटिंग फ्रेम का सोर्स दिया था, अब हम यहाँ पर फील्ड का सोर्स देंगे। फील्ड का सोर्स क्या है, एम्प्लॉय नंबर के नीचे कौन सी फील्ड आनी चाहिए, EMPNO। तो हम यहाँ पर EMPNO तलाश कर दो या E दबा दो, E दबा दो तो EMPNO हो जाएगा, E दबाओगे तो EMPNO आ जाएगा। हमने कहा छोड़, सेव करते रहो। हमने कहा इसी कॉलम को, क्योंकि रिपीटिंग फ्रेम तो एक ही है जो चल रही है, हमने कहा कंट्रोल C और कंट्रोल V, और इसके बाद अगली जो है अगला जो है वो क्या है, एम्प्लॉय के नीचे क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय नेम डेटाबेस में किस नाम से, ई नेम। तो यहाँ पर F4 करोगे और यहाँ पर आके इसको कर दोगे ई नेम, तो ये ई नेम हो गया। ई दबाओगे तो ई पे चले जाएगा। क्लिक करके ढूंढते रहोगे तो पता नहीं कितनी सारी फील्ड आएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सैलरी है तो कंट्रोल C कंट्रोल V। अब आ जाओगे यहाँ पर सैलरी पे F4, इसको भी देना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको देना पड़ेगा। तो ये ई नेम नहीं है, अब चूंकि कॉपी पेस्ट उससे किया तो उसने बाय डिफॉल्ट ई नेम दे दिया, तो मैं इसको क्या कहूंगा, एस सेल, तो सेल पे चला गया, ठीक है। सही है भाई, ओके। कंट्रोल एस, आपकी रिपोर्ट बन गई है। चलाएं कैसे, चलाने के लिए क्या है, इस पे क्लिक करेंगे, किस पे, रन पेपर लेआउट। अच्छा, पेपर लेआउट रन कर देता है, रिपोर्ट रन कर देता है OC4J के बगैर, फॉर्म रन नहीं करेगा। तो रिपोर्ट रन हो जाएगी OC4J के बगैर। OC4J मतलब स्टार्ट किए बगैर आपकी रिपोर्ट रन हो जाएगी। देखिए रिपोर्ट रन हो गई, अब डेटा आपको दे दिया इसने। फॉर्मेट सही नहीं है रिपोर्ट का, फॉर्मेट तो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन आपका डेटा आ गया है। अगर गौर से देखेंगे डेटा सही आया, कितने रो आए हैं, 9211 मजर, 7777 फैसल, 7369 स्मिथ, 3 रिकॉर्ड आए। 3 रिकॉर्ड तो नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड है। 3 रिकॉर्ड तो नहीं है, इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड है। तो भाई हम दोबारा इस पे आते हैं पेपर लेआउट में, ठीक है। यहां तक कोई बात समझ ना आई हो, क्लियर है भाई। छोटी छोटी चीजें, मतलब आपको 2 कॉलम उठा के ही रिपोर्ट बना लो, 10 कॉलम बाद में खुद ही लगा लोगे। 2 कॉलम उठा के जब रिपोर्ट बनाओगे ना, और आपको पता चल जाएगा कि भाई इस तरह रिपोर्ट बनती है, तो आगे 10 कॉलम खुद ही लगाते जाओगे, खुद ही आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं भाई, अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई दोबारा इसको रन करते हैं। तो इसने क्या किया है, गौर से देखें, इसने ये किया है कि 3 रिकॉर्ड यहाँ पर लेके आया, नेक्स्ट पेज पे बाकी रिकॉर्ड ले गया, एलन, वॉर्ड, जेम्स, फिर नेक्स्ट पेज पे बाकी को रिकॉर्ड ले गया। टोटल इसने कितने पेज बना दिए, 6 पेजेस बना दिए। इसका मतलब ये है, अगर गौर से देखो, पहले पेज पे आ जाओ तो ये सिर्फ 3 रिकॉर्ड लेके आ रहा है, बाकी रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहा। तो इसमें क्या परेशानी है इसके साथ, फिक्स फ्रेम का साइज बड़ा कर दूं तो एक पेज 5 पेजेस की रिपोर्ट होगी, तो 5 पेज उसको रिपोर्ट को खींच के 5 पेजेस पे ले जाओ। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, नहीं। अब आप इसके मैकेनिज्म पे जाओ। ये हो क्या रहा है, भाई हेडिंग है ना, हेडिंग तो फिक्स फ्रेम पे, ठीक है, हेडिंग तो बढ़ेगी नहीं। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय सैलरी जो ऊपर हेडिंग दी है वो तो रिपीट नहीं होगी कि वो एक्सपेंड हो। एक्सपेंड क्या हो रहा है, रिपीटिंग फ्रेम एक्सपेंड हो रहा है। तो रिपीटिंग फ्रेम, ठीक है, रिपीटिंग फ्रेम जो है एक ये फ्रेम है, रिपीटिंग फ्रेम है, ठीक है ना, और एक इसके ऊपर फ्रेम है। तो एक उसके ऊपर जो फ्रेम है वो इसको रोक रहा है, कौन सी फ्रेम, मेन फ्रेम इसको रोक रहा है। तो हम एक काम करते हैं, मेन फ्रेम इसको रोक रहा है, मुझे लग रहा है कि मेन फ्रेम रोक रहा है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, मेन फ्रेम की प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, मेन फ्रेम की F4 पे, यहां से भी F4 पे आ सकता हूँ, F4 पे प्रॉपर्टी पे आ जाता है। अब मेन फ्रेम की F4 पे प्रॉपर्टी पे आए तो भाई ये उल्टे हाथ पे अगर आप देखोगे तो ये कहता है यहां से यहां पर, इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा एक्सिस है,
वर्टिकल, यहाँ से है हॉरिजॉन्टल। तो डेटा कहाँ पुल हो रहा है, ऊपर से नीचे ना, तो वर्टिकल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल इलास्टिसिटी इसकी वो होती है, वर्टिकल इलास्टिसिटी इसकी फिक्स की हुई है। तो इसको क्या करना पड़ता है, वेरिएबल करना पड़ता है या फिर एक्सपेंड करना पड़ता है। तो यहाँ वर्टिकल इलास्टिसिटी फिक्स है, इसको आप कर दो एक्सपेंड। क्या कर दो भाई, एक्सपेंड। अब आगे देखो, अब बढ़ाया, बढ़ा दिया ना भाई, बढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो रिपीटिंग फ्रेम है ना, ये गड़बड़ करता है। गड़बड़ किस सेंस में करता है कि भाई जब भी रिपीटिंग फ्रेम आप लगाओ तो रिपीटिंग फ्रेम 1 हो, 2 हो, 3 हो, रिपीटिंग फ्रेम या मेन फ्रेम और उसके अंदर मौजूद रिपीटिंग फ्रेम, इन दोनों की वर्टिकल इलास्टिसिटी को क्या करोगे, एक्सपेंड कर दोगे। क्या कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे। तो भाई ये तो हमने कर दिया, डेटा भी आ गया, लेकिन हम अपना एक काम और करेंगे। क्या करेंगे, रिपीटिंग फ्रेम को पकड़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पे आएंगे, रिपीटिंग फ्रेम की प्रॉपर्टी में आएंगे और इसको क्या कर देंगे, वर्टिकल इलास्टिसिटी इसकी भी एक्सपेंड कर देंगे। और मेन फ्रेम की तो वैसे भी कर चुके हैं, ठीक है। हमारे पास डेटा, हमारे पास रिपोर्ट बन गई भाई। चले भाई, अब क्या करें, अब हम इसको नहीं, बाकी नहीं चाहिए ना, इसको फिक्स कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर दिया। जो बाकी एरिया था उसको हमने खोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको और अंदर नहीं दबा सकते इस फ्रेम को। क्यों, ये फील्ड बाहर निकल जाएगी। ये कर दिया। अच्छा, इसकी हेडिंग भी जितनी है वो ठीक है। अब मेन फ्रेम इतनी आ रही है, ठीक है, जो इतनी है इसको भी इतनी कर दो, इसको भी इतनी कर दो। लेकिन ये फ्रेम का आगे पीछे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ऐसे नहीं फ्रेम और अंदर कर दो आप, तो क्या होगा, एरर दे देगी रिपोर्ट। जहाँ खत्म हो रही है ना बिल्कुल वही पीक पॉइंट पे रखा और खुद ही ये गाइड करेगा आपको, वही हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब इसको उठा के ऊपर ले जाओ। तो उठा के ऊपर ले आने का ये मेथड नहीं है कि किसी भी फील्ड को पकड़ के ऊपर ले जाओ, वो सिर्फ फील्ड ऊपर चले जाएगी। आपको सेलेक्ट ऑल करके अब ऊपर ले जाओ, कंट्रोल एस करो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। या कुछ शक्ल बेहतर हुई इस रिपोर्ट की, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं ये एम्प्लॉय नंबर की फील्ड है ना, ये तो बहुत ज्यादा जगह घेर रही है, तो ठीक है, आप इसको छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहो कि भाई मेरे पास जो रिपोर्ट निकल रही है इसमें इतनी जगह तो खाली है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, वापस आ जाओ। यहाँ तो खाली नहीं है, यहाँ तो खाली नहीं है, लेकिन यहाँ जब इसको रिपोर्ट रन करते हैं तो इतनी सारी जगह तो ऊपर खाली आ रही है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर हेडिंग आ जाए, लेकिन ये जगह कहाँ से मिलेगी, ये प्लॉट कहाँ से मिलेगा, ये तो प्लॉट छुपा हुआ है। तो हम आएंगे दोबारा इधर और भाई इसको इस प्लॉट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये प्लॉट आपको मिलेगा यहाँ से, ये आपको कहेगा एडिट मार्जिन, क्योंकि रिपोर्ट का मार्जिन आप ये रिपोर्ट पे आ रही है, ये पेपर लेआउट पे आ रही है। तो पेपर लेआउट का मार्जिन सेट करेंगे तो भाई ये छुपा हुआ था हिस्सा। तो रिपोर्ट आपका जो है वो ये इस एरिया में होता है। अब आपको नहीं यार बहुत ज़्यादा पेज वो खर्च हो रहा है कंपनी का, तो इंक्रीमेंट का भी टाइम है, तो थोड़ा एफिशिएंट होना है, तो भाई ये थोड़ा सा ऊपर कर लो। इतनी सी जगह आपके पास बच गई, मैंने कहा ठीक है यार, इतनी जगह, इस पर टेक्स्ट पकड़ो यहाँ। अब आप इसमें एक अच्छी सी हेडिंग लगा दो, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन लिख दो, ठीक है। और आपका यार टेक्स्ट मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, टेक्स्ट में इसको करता हूँ कैलिब्री कर देता हूँ, कैलिब्री। अब ये तो आपकी बात है ना, आप कौन सा टेक्स्ट पसंद आता है, ने छोटा है थोड़ा, सॉरी हेडिंग फ्रेम के बाद ये हेडिंग है, ये रिपोर्ट की हेडिंग है, रिपोर्ट अपना क्या कहते हैं लेआउट की हेडिंग है, पेपर पे जो पेपर लेआउट है उस पे ये हेडिंग आई है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता है, थोड़ा समझ तो आए भाई हेडिंग लगी हुई कोई, इसको बड़ा खींच दो, इसको यूं खींच दो, एम्प्लॉय डिटेल इंफॉर्मेशन, मैंने कहा इसको बोल्ड भी कर दो, 20 कुछ ज़्यादा ही लग रही है, अजीबो गरीब, 16 कर दो, ठीक है। अब इसको आप नहीं छेड़ सकते क्योंकि आप इस किस पे आ गए, आप पेपर लेआउट पे आ गए। अब आपकी रिपोर्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अब आप अपनी रिपोर्ट को इस पे सेट कर रहे हो, आपका पेपर कहाँ पर जा रहा है। अब आपको दोबारा इस पे आना है तो वही एडिट मार्जिन पे दोबारा क्लिक करो तो आपको वहां ले आएगा,
अब आपको यार मेरी हेडिंग है ना, इसको भी कैलिब्री कर लेता हूँ। तो एक एक को करके कैलिब्री करना, क्लिक करो, शिफ्ट दबाओ, क्लिक क्लिक, इसको आओ यहाँ पर आप करो कैलिब्री। जो भी आपका जो है वो अपना एनालिस्ट है जो कहता है यार रिपोर्ट बना के दो मुझे ऐसी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी ख्वाहिश होती है कैलिब्री, एरियल, टाइम न्यू रोमन किस पे चाहिए तो वो आपको बताएगा। इसको क्लिक करके आप इसको बोल्ड कर लो, ठीक है, इसको क्लिक करो और इसको भी कैलिब्री कर दो। क्या? हाँ, सेंटर वेंटर जो आपको करना है, जो करना है करो भाई इसके साथ, ठीक है। रिपोर्ट रन करो, ये सारे आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। रिपोर्ट बनती कैसे ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। कुछ समझ आई आपको? ये देखो रिपोर्ट कितनी अच्छी सी बन गई, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है। अब आपका हो यार इसके अंदर और मजीद फील्ड लगानी है तो फील्ड लगा सकते हैं। अब आपको ये रिपोर्ट दे दी है, ये रिपोर्ट पड़ी हुई है, रिपोर्ट बंद कर दी। न्यू अपॉइंट हो आप किसी भी कंपनी में, नए गए हो, आपको कहा यार रिपोर्ट पड़ी हुई है, इसको जरा सही करनी है, क्या करोगे? सबसे पहले रिपोर्ट बिल्डर खोलोगे। ये विज़ार्ड वाले में कर नहीं सकते थे आप काम, विज़ार्ड के थ्रू बनाने में ये प्रॉब्लम है। विज़ार्ड के थ्रू एक चीज बना दी आपने, फिर आप उसको खोल के उसको चेक करना, ये चीज नहीं हो पाएगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप आए, आपने कहा यार कनेक्ट करते हैं स्कॉट टाइगर और क्या था, ठीक है। रिपोर्ट कहाँ पड़ी है? रिपोर्ट भी तो पूछोगे ना, जो बंदा कह रहा है बना रहा हूँ ये रिपोर्ट, उसने बताया भाई ये रिपोर्ट है एम्प्लॉय है, ठीक है। इसको खोलते हैं, डेटा मॉड्यूल पे आते हैं, डेटा मॉड्यूल पे आए, ठीक है। क्यों नहीं चल रही? इसको उठाया, पेस्ट किया, चलाई, रिजल्ट तो आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट आ रहा है तो चलाते हैं इसको, डायरेक्ट चला के देखते हैं, हो सकता है कोई एरर आ रहा हो। यार ये एरर नहीं है, रिपोर्ट चल रही है, लेकिन इसमें ना सैलरी के साथ साथ इसकी जॉब भी लगानी है। क्या लगानी है? जॉब भी लगानी है, ठीक है। जॉब लगानी है तो जॉब लगाने के लिए हम जाते हैं भाई जॉब, पहले डेटा मॉड्यूल पे जॉब आ भी रही नहीं आ रही, हम गए, हमने कहा यार जॉब आ रही है, जॉब आ रही है, फ्रंट एंड में नहीं आ रही, तो हम कहाँ गए? यहाँ गए पेपर लेआउट पे, कहाँ गए? पेपर लेआउट पे, ठीक है। पेपर लेआउट पे जैसे ही आओगे सबसे पहले दो काम लाजमी करोगे, एक फ्लेक्स ऑफ करोगे और एक कॉन्फाइन ऑफ करोगे, लाजमी, वरना भटकते हुए होगे। कॉन्फाइन ऑफ, फ्लेक्स ऑफ, ठीक है। इसके बाद आ गए आप, अब आपको पता है ये रिपोर्ट बनी हुई है, तो ये तो थोड़ा आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ना बाद में, जब रिपोर्टें बनाते रहोगे, घर पे जाके 20-25 रिपोर्टें बनाओगे तो 26वीं रिपोर्ट में खुद ही आपको आ जाएगा कि यार ये जो है ये फिक्स फ्रेम में होगा, ये रिपीटिंग फ्रेम में होगा, और इसके ऊपर क्या होगा? एक पेन फ्रेम होगा। अब इसको फैलाए कौन? तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके हेडिंग पे जाएंगे, हेडिंग पे क्लिक करेंगे और इसके रिपीटिंग फ्रेम पे जाना है। फ्रेम किस तरह खींचे इसको? तो फ्रेम खींचने का तरीका है ये रहा, कह रहा है सेलेक्ट पेरेंट फ्रेंड, पेरेंट सेलेक्ट पेरेंट फ्रेंड, पेरेंट किसको कहते हैं? पेरेंट। तो पेरेंट, इसका पेरेंट कौन होगा? ये जो फ्रेम है, ये जो फील्ड है, इसका पेरेंट क्या होगा? फिक्स फ्रेम। हेडिंग का जो फिक्स फ्रेम है वो इसका पेरेंट होगा, समझ रहे? यहां से यहां तक इतना हिस्सा है, इस पे जो एक फ्रेम लगाया था वो इसका पेरेंट है। तो हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया तो देखें इसने इसको सेलेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है? ये इसका पेरेंट आ गया। अब हम किस पे बैठे हुए हैं? अब हम इसके पेरेंट के फ्रेम पे बैठे। अब हम इसका पेरेंट ढूंढेंगे तो ये भी, इसका भी कोई ना कोई पेरेंट होगा। तो इस क्लिक इसमें इसी पे किया मैंने, हमने दोबारा क्लिक किया तो क्या आया? होल सेलेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये होल सेलेक्ट कर दिया। अब किस पे आ गया? ये मेन फ्रेम पे आ गया, ठीक है। मेन फ्रेम पे आ गया ना। अब मेन फ्रेम में हमें क्या करना है? फील्ड लगानी है। फील्ड क्या लगानी है? जॉब की फील्ड लगानी है। ऊपर से नीचे लगानी है, उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे लगानी है, हॉरिजॉन्टली लगानी है ना। तो हॉरिजॉन्टली ये रही, तो वो क्लिक ये आ रहा है, एक दो नुक्ते आ रहे हैं ना, इस नुक्ते को पकड़ो या फिर उसको फेसबुक पे जब पेज इमेज वगैरह कट करते हो तो वहां पर भी आते हैं ना कटिंग कैसे होती है। तो ये तो आप वैसे भी सीखे से गए हो, कौन सी ड्रैग ड्रॉप। तो ये आ गया, ये भाई ये क्या है? ये मेन फ्रेम है। अब मेन फ्रेम के अंदर एक फिक्स फ्रेम है और एक रिपीटिंग फ्रेम है। अब कोई मसला नहीं है, हम पहले पकड़ते हैं फिक्स फ्रेम को। अब फिक्स फ्रेम को कैसे पकड़ें? एम्प्लॉय नंबर, फिर दोबारा इसके अपनी कारीगरी यहाँ पर दिखाने की कोशिश नहीं करना, वरना रिपोर्ट आउट हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्लिक किया और इसकी मेन फ्रेम पे आ गया। भाई इसका मेन फ्रेम क्या है? ये रहा, इसका मेन फ्रेम
ये रहा, खींच दिया। इसका मतलब ये है कि इसका मेन फ्रेम अब बढ़ा दिया, तो इस मेन फ्रेम में एक और हेडिंग आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके लगा सकते हो, जिसको हम कहेंगे जॉब। अब वो आपकी मर्जी है, आप सैलरी को उधर ले जाओ, जॉब को उधर ले जाओ, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक आ गए ना, जॉब थोड़ी सी और बड़ी कर दो, इतनी कर दो, ठीक है, यहाँ तक है। बाकी जो खींचा हुआ है उसको अपनी जगह पे रख दो। अब नीचे वाले को तो खींचा ही नहीं है, नीचे वाले के लिए क्या करेंगे एक्सपेंड करने के लिए, ऊपर वाले को नहीं पकड़ेंगे, अब नीचे वाली फील्ड को पकड़ेंगे भाई। नीचे वाला चूंकि रिपीटिंग फ्रेम के अंदर है तो उसके रिपीटिंग फ्रेम को पकड़ेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको इसके पेरेंट को पकड़ेंगे, तो जिस इसको क्लिक करके इसको पेरेंट को पकड़ा, अब ये इसने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो। अब चूंकि ये बड़ा हो गया है तो इसमें भी जगह आ गई। जब इसमें जगह आ गई तो क्या करोगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दो, और इसको क्लिक करके क्या करोगे, इसका सोर्स डिफाइन करोगे ना भाई। इसका सोर्स अभी क्या आ रहा होगा, सैलरी से कॉपी की है तो सैलरी आ रही होगी, इस पे इसको रन करोगे ना तो इस पे सैलरी आ रही होगी, क्योंकि सैलरी कॉपी की है। हमें सैलरी तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्योंकि इसको थोड़ी पता है कि ऊपर जॉब लिखा हुआ सिस्टम को, तो हम बता रहे हैं इसको इसके साथ मिक्स करो। हम F4 करेंगे और इसको क्या कह देंगे, जॉब। जॉब की फील्ड डेटा मॉड्यूल में है जॉब, ठीक है। अब इसको क्लिक करके अब इसको रिपोर्ट चलाएंगे, इसकी रिपोर्ट तो क्या बता देगा, जॉब नहीं आई, बल्कि मैंने क्या सेलेक्ट कर दिया, 10 20 30 क्या है ये DPTNO सेलेक्ट कर दिया। तो ये जॉब सेलेक्ट नहीं हुआ, F4 किया, जॉब कैसे DPTNO भी सेलेक्ट किया, जॉब ही सेलेक्ट किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि DPTNO के बाद जॉब मुझे लिखना था, उसमें कॉमा नहीं लगाया। और से देखो ऐसे ही है, क्या फिर कैसे चेक करें, क्यूरी देखनी पड़ेगी। क्यूरी पे जाओ, EMPNO, E-name, जॉब, MGR, हायर डेट, सेल, कमीशन, DPTNO, ये क्या मसला है भाई। अच्छा, जॉब असल में ये रिपोर्ट में ये जो डेटाबेस है पुरानी डेटाबेस है, तो इस पे मैंने क्या किया था, इस पे मैंने एक जॉब का एक अलग सा टेबल बना दिया था, और वहाँ जॉब को भी क्लर्क और क्या क्या चीजें थी, क्लर्क मैनेजर सबको कोड दे दिया था। तो वो मैंने उस क्लास में समझाया था। तो ठीक है, ये वाली फील्ड आ रही है, आपको फील्ड से लगाना समझ आ गया। ये समझ आ गया मैंने क्या किया था, ये मैंने डेटाबेस टेबल्स को अपडेट कर दिया था। कोई मसला नहीं। अब हायर डेट, आपको यार मुझे हायर डेट चाहिए, तो मैंने कहा ये जॉब की जगह इसको मैं कर देता हूँ हायर डेट F4, H हायर डेट। चलो क्या आ गया, वो हायर डेट आ गई, ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट का मेथड होता है कि नंबर जहाँ आ रहे होते हैं ना, तो नंबर हमेशा राइट अलाइन होते हैं, कैरेक्टर हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है। तो नंबर क्या है, ये नंबर है ना भाई, सैलरी। सैलरी हमेशा राइट अलाइन, ये राइट अलाइन कर दिया, इसको पकड़ा और यहाँ से राइट अलाइन, वर्ड है, वर्ड की तरह जो राइट अलाइन लेफ्ट जो करते हो MS वर्ड में, ठीक है। और यहाँ आप कह रहे हो यार इसको हायर डेट है, इसको सेंटर कर देते हैं, ये सेंटर आ गया। लेकिन आप ये कह रहे हो 1-Jan 15 या 17 दिसंबर 80, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस तरह चाहिए कि 01.JN.2015। तो इस पे आओ, अब इस पे चाहिए ना तो इसकी प्रॉपर्टी पे आओ, F4 आओ,
हो चुके, ये डेट है, डेटा टाइप क्या दे रहा है, डेट। तो इसमें एक होता है फॉर्मेट मास्क। क्या होती है, फॉर्मेट मास्क। फॉर्मेट आपको क्या चाहिए, dd.mm.rr। ठीक है भाई, 1/1/2015 ये फील्ड आ गया। ओके भाई, ये आपके पास रिपोर्ट बनाने का तरीका आ गया। अगर आपको इसको कॉमा सेपरेटर चाहिए तो ये सब विंडो अपना MS वर्ड वाला तरीका है। क्लिक किया, यहाँ पर देखो ये कॉमा कर दो तो कॉमा आ गया। ठीक है, कंट्रोल, इसको करना है, इसको सेंटर में करना है तो सेंटर कर दो, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो ये राइट साइड पे जो स्पेस आ रहा है इसको खत्म कैसे करेंगे, क्योंकि हमने मेन फ्रेम को बड़ा किया हुआ, तो मेन फ्रेम को फिर छोटा कर दो, खत्म। ठीक है भाई, ये तरीकेकार है, रिपोर्ट बनाना आ गया आपको। अब घर पे जाके 20-25 रिपोर्टें बनाए, टेबलर